हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की। वहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आएंगे और उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा उस पर हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो अगर मैं इसके प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करूँ जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस आपसे दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बोल सकता है कि आप लेजर अकाउंट्स बनाइए, लेजर अकाउंट्स बनाइए, या फिर क्वेश्चन आपसे कह सकता है जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। तो आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से कैसे सॉल्व होगा वो आपको आना चाहिए। तो अगर मैं लेजर अकाउंट्स की बात करता हूँ तो क्वेश्चन या तो आपसे बोलेगा कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन कीजिए, एंड लास्टली क्वेश्चन आपसे बोल सकता है कि आप बैलेंस शीट भी बनाइए। और अगर ये तीनों वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा तो क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि आप नेसेसरी लेजर अकाउंट्स मेंटेन कीजिए। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाना या फिर डायरेक्टली ये चीज़ें बोलना एक ही बात है। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन कहता है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स आप बनाइए, तो आप समझ जाइए क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, उसके बाद में बैलेंस शीट बनाना है। बट अगर क्वेश्चन बात करेगा जर्नल एंट्रीज़ के, तो जर्नल एंट्रीज़ में फिर आपको सारी जर्नल एंट्रीज़ बनानी पड़ेंगी। वहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनेगा। तो वहाँ पर आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ जर्नल लेजर अकाउंट्स का, कि अगर आपसे लेजर अकाउंट्स पूछे जाएंगे तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 लिया है मैंने, TS ग्रेवाल का, पंकज, नरेश एंड सौरभ वाला क्वेश्चन। बट अगर मैं बात करूँ कि भाई लेजर अकाउंट्स वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, तो ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे तो लिख सकते हैं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि आपका क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। नंबर 1 जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आप अपने सारे फॉर्मेट्स बना लीजिए। प्रिपेयर ऑल दी फॉर्मेट्स। जैसे अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसका फॉर्मेट बना लीजिए, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं तो उसका फॉर्मेट बना लीजिए, अगर आपको बैलेंस शीट भी बनानी है तो उसका फॉर्मेट भी आप बना लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए फॉर्मेट किस सीक्वेंस में बनेंगे। सबसे पहले आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, एंड लास्टली आप बनाएंगे बैलेंस शीट। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। नंबर 2 जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मेट्स बनाने के बाद आपको बैलेंसेस लिख देने हैं। राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंसेस, किसके? पार्टनर्स के कैपिटल के जो ओपनिंग बैलेंस रहेंगे वो आप उनके कैपिटल अकाउंट्स में लिख देंगे। एंड नंबर 3 चीज़ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद जो ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको बैलेंस शीट में दिए गए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को आपको बांट देना है। तो आप लिख सकते हैं राइट ऑफ और डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होता है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप ये कर लेंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको सारी एडजस्टमेंट जो आपको क्वेश्चन में दी जाती है उनको सोल्व करना है। और उनको सोल्व करने के बाद नंबर 5 आपको सारे अकाउंट्स बंद करने हैं। क्लोज ऑल दी अकाउंट्स वन बाई वन। अब इसी सीक्वेंस के साथ में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूं तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा क्वेश्चन ने बोला क्या है। क्या क्वेश्चन ने जर्नल एंट्रीज पास करने की बात कही है या फिर लेजर अकाउंट्स बनाने की बात कही है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर नरेश रिटायरमेंट। यहाँ पर नरेश पार्टनर होगा, वो रिटायर हो रहा है बिजनेस से, तो उसके रिटायरमेंट के बाद में एक बैलेंस शीट बनानी है और नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। नेसेसरी लेजर अकाउंट का मतलब क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सारे फॉर्मेट्स बना देने हैं।
तो मैं आपके सामने सारे फॉर्मेट्स बना देता हूँ। सो दिस इज़ सॉल्यूशन नंबर 35। सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। कितना बड़ा बनाना है, जितना आपका मन करे उतना बड़ा बनाइए। एग्जाम में आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा कि आपने इतना बड़ा क्यों बनाया है। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ आपके सामने रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद में आप बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, पंकज, नरेश एंड सौरभ। तो ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जितने पार्टनर्स होते हैं उतने ही कॉलम के साथ आप पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, तो आप 3 पार्टनर्स के कॉलम का यानी 3 कॉलम्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड कॉलम। सेम अकाउंट सेम कॉलम्स आप इधर बनाएंगे क्रेडिट साइड में। डन। एंड फाइनली आपको बनानी है यहाँ पर बैलेंस शीट। तो आप लिख दीजिए बैलेंस शीट। और ये मैंने बना दी है आपके सामने बैलेंस शीट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिखना मत भूलना, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, रुपीज़, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़। एंड देन फाइनली यहाँ पर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स है, तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद में 3 पार्टनर्स है, पंकज, नरेश, सौरभ। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पंकज, नरेश, सौरभ। फिर वैसे ही पर्टिकुलर्स, पंकज, नरेश एंड सौरभ। डन। इसके बाद फाइनली आपके साथ है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ये आपका लायबिलिटीज़ है एंड ये आपका एसेट्स है, रुपीज़ एंड रुपीज़। तो मैं अगर सीक्वेंस की बात करूं तो मैंने सीक्वेंस में सारे फॉर्मेट्स बना लिए हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आप ओपनिंग बैलेंसेस लिख दीजिए किसके, पार्टनर्स कैपिटल के। तो आप देखिए लायबिलिटी साइड में यहाँ पर दे रखे हैं ओपनिंग बैलेंसेस पंकज के, नरेश के और सौरभ के, 46,000, 30,000 एंड 20,000। क्वेश्चन ये है ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ लिखे जाएंगे, तो ये लिखे जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बट किस साइड लिखे जाएंगे, भाई कैपिटल है तो कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, तो जो इनका नेचर है वहीं पर इसको लिख देंगे। तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी बाय बैलेंस BD। ये है 46,000 एंड दिस इज़ नरेश 30,000 और सौरभ का है 20,000। ठीक है, जो चीज़ें आप लिखते रहे अपने क्वेश्चन में उन चीज़ों को काटते रहना। हमने कैपिटल लिख दिया है तो कैपिटल मैंने काट दिया है। डन। इसके बाद में फिर आपको सीक्वेंस के हिसाब से सेकंड तक कर लिया। थर्ड में लिखा है जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज हैं उनको आप बांट दीजिए। तो आप ये चेक कीजिए कि पंकज, नरेश, सौरभ 3 पार्टनर्स थे, तीनों का रेशो था 3:2:1। और आपको अच्छे से पता है कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं वो हमेशा उनके ओल्ड रेशो में बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको देखा जनरल रिजर्व, ये क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो इसको बांट दो। अब इसको बांटोगे 12,000 को 3:2:1 के हिसाब से, तो ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बाय जनरल रिजर्व 12,000 डिवाइड बाई 6 × 3, तो ये आ जाता है 6,000, ये आ जाता है 4,000, 4,000 और ये 2,000। तो हमने 12,000 को बांट दिया 3:2:1 के रेशो के हिसाब से। चलो ये हमने कर लिया। इसके बाद में लिखा है सन्डी क्रेडिटर्स, क्या ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, आंसर इज नो, तो इसको नहीं बांटेंगे। बिल्स पेबल नहीं होता। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस ये भी नहीं होता। तो हमारे पास जितने भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे हमने बांट लिए। अब आप एसेट साइड में चेक कीजिए क्या आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेज है कि नहीं है। तो यहाँ पर बैंक दे रखा है, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्रीमाइसेस। अब हमारे पास कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेज नहीं बचे हैं। एंड अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो हमने नंबर 3 काम भी कर लिया है, नंबर 4 पर हमें चलना है, यानी कि जितनी एडजस्टमेंट हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में उनको सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट क्या होती है, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये सब एडजस्टमेंट है।
तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रीमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%, यानी प्रीमाइसेस को हमने 20% से बढ़ा दिया है। तो देखिए ये हमारी प्रीमाइसेस है 80,000 की, अगर आप इसको 20% से बढ़ा देंगे तो आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी एसेट बढ़ रही है और आपका बेनिफिट होगा, तो उसको आप कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय प्रीमाइसेस 80,000 की थी, उसको आपने 20% से बढ़ाया तो कितना हो गया, 16,000। अब आप ये सोचिए कि प्रीमाइसेस आपकी 16,000 से बढ़ गई है, तो अब नई वाली बैलेंस शीट में आप अपनी प्रीमाइसेस को कितने की दिखाओगे। देखिए प्रीमाइसेस आपकी 80,000 की थी, अभी 16,000 से आपने उसको बढ़ा लिया है, तो कितने की हो गई, 96,000। डन। उसके बाद में लिखा है स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब आप ये चेक करिए कि आपका स्टॉक कितने का था, 9,000। बट ध्यान रखना जो चीज़ें आप कर चुके होगे उनको आप काटते चलना, प्रीमाइसेस हो गया तो प्रीमाइसेस काट दीजिए। उसके बाद स्टॉक की बात कर रहे हैं तो स्टॉक कितने का, 9,000 का, इसको भी काट दीजिए। तो स्टॉक को हमें क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है 10% से। तो स्टॉक डेप्रिशिएट होगा, एसेट की वैल्यू कम होगी, फ़ायदा नुकसान नुकसान होगा, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक। स्टॉक था 9,000 का, उसको हमें 10% से कम करना है, तो 900 से कम होगा। अब बताओ आपका स्टॉक 900 से कम होगा तो आपका स्टॉक बैलेंस शीट में कितने का आएगा, 9,000 का था, 900 से कम हो गया तो वो आ जाएगा आपका 8100 का। डन। इसके बाद में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो आपको मेंटेन करके रखना था 5%, डेटर का 5%। अब आप ये देखिए आपकी डेटर है 6,000, आपका प्रोविज़न है 400। अगर मैं 6,000 का प्रोविज़न 5% मेंटेन करता हूँ तो वो आता है 300, बट आपने कितना मेंटेन किया हुआ है, 400। तो क्या मैं 100 के प्रोविज़न को ख़त्म कर दूँ, करना पड़ेगा। तो अगर मेरा प्रोविज़न लायबिलिटी होती है तो प्रोविज़न यानी लायबिलिटी को अगर मैं ख़त्म करूँगा तो मेरा बेनिफिट होगा, और वो मेरा बेनिफिट कहाँ आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको मेंटेन करना था कितना, डेटर्स थे आपके 6,000, तो 6,000 का आपको 5% मेंटेन करना है। तो 6,000 का 5% कितना होता है, 300। बट आपने पहले से कितना मेंटेन किया हो, 400। तो आप कितना ख़त्म करने वाले हो, 400 लेस 300, यानी कि 100 आप ख़त्म करोगे। अब आप 100 को ख़त्म करोगे तो नया वाला प्रोविज़न आप बैलेंस शीट में कितने का दिखाओगे, तो बैलेंस शीट में आप लिखोगे डेटर्स, आपके डेटर्स थे 6,000 के, और अब आपने प्रोविज़न कितने का मेंटेन कर लिया, 300 का, तो बाहर आ जाएगा 5700। डन। तो ये डेटर्स भी यहाँ से काट दीजिए, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। इसके बाद फाइनली फिर यहाँ पर लिखा है फर्दर प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस इज़ टू बी मेड फॉर 1200। हमें अपना प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस बनाना है 1200 का। प्रोविज़न बनाएंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो हम अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डैमेजेस 1200। अब आप ये चेक कीजिए आपकी बैलेंस शीट में आपको प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस दिया गया था 6,000 का। अगर आप इसको 1200 से बढ़ा लोगे तो आपका नया प्रोविज़न अब कितने का नज़र आएगा बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आप लिख दीजिए अपना प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस। आपका प्रोविज़न था 6,000 का, अभी आपने उसको 1200 से बढ़ा लिया तो ये हो गया आपका 7,200। डन। इसके बाद फाइनली मुझे बात करनी है फर्नीचर की। तो फर्नीचर के बारे में बोला गया है फर्नीचर इज़ टू बी ब्रॉट अप टू 45,000, यानी फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ाकर आपको 45,000 कर देना है। अब आप ये चेक कीजिए फर्नीचर की वैल्यू थी कितनी, 41,000 थी। अगर आप 41,000 की एसेट को बढ़ाकर 45,000 कर दोगे तो आपका बेनिफिट कितने का होगा, 4,000 का। उस बेनिफिट को हम कहाँ पर लिखेंगे, अपने रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय फर्नीचर 4,000, और अपनी बैलेंस शीट में एसेट में लिख देता हूँ मैं फर्नीचर कितना, 45,000। डन। इस फर्नीचर को मैं यहाँ से काट दूँ क्योंकि इसको मैंने कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 45,000।
गुडविल वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जो गुडविल आपको वैल्यू दी जाती है ये कंपनसेशन के लिए दी जाती है, तो इसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होता है गेनिंग रेशो में। अब पहले हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, तो चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। तो लिखिए आप मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, न्यू माइनस ओल्ड। यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर्स हैं, पंकज, नरेश, सौरभ। पंकज, नरेश, सौरभ, और इन तीनों का रेशो था 3:2:1। ठीक है। बट अभी क्योंकि बिज़नेस से कौन रिटायर हो गया, बिज़नेस से रिटायर हो गया है नरेश। तो अगर नरेश ये रिटायर हो गया है तो हमारे पास पार्टनर सब बचे कितने, पी और एस। तो इनका न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर 5:1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5:1। अब मुझे निकालना है अपना गेनिंग रेशो, किस किस का, पी का और एस का। पी का न्यू रेशो कितना है 5/6 और एस का 1/6। इसमें से लेस करेंगे ओल्ड वाला कितना था 3/6 एंड 1/6। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 - 3 2/6, ये 2/6 और इसका तो आ रहा है 0/6, यानी सिर्फ गेनिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर है पी। यानी कि पी कंपनसेशन देगा किसको, नरेश को। बिजनेस नरेश छोड़कर जा रहा है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा 2/6 का। कौन देगा, वो पी देगा। बट हमारे पास वैलिड गुडविल कितनी है 42,000। तो 42,000 के हिसाब से आप नरेश का शेयर निकाल लो, 2/6, 42,000 इंटू 2/6, इट बिकम्स 14,000। अब ये हमें किससे लेना है पैसा, ये हमें पी से लेना है, क्योंकि गेन किसने किया है, पी ने, और देना किसको है, नरेश को देना है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ पी अकाउंट डेबिट टू एन अकाउंट कितना 14,000 एंड 14,000। अब इस एंट्री की पोस्टिंग हमें करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो पी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, वजह क्या है 2n। तो आप पी अकाउंट के डेबिट में जाइए, यानी पी अकाउंट का डेबिट ये रहा, तो पी अकाउंट के डेबिट पे आप लिख दीजिए 14,000 और वजह क्या है 2n कैपिटल। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, डेबिट वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब क्रेडिट साइड की बारी है, तो एन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट 14,000 से, वजह क्या है पीस कैपिटल। तो इसकी हम क्रेडिट में साइड में यहाँ पर एंट्री कर देंगे, बाई पीस कैपिटल, और यहाँ पर लिख देंगे 14,000। फाइनली हमने ये भी कर लिया है। इसके बाद में सी पॉइंट में लिखा है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड। ये आपको मैं सिखाता हूँ आगे। इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। फाइनली अब हमें करना है अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। तो अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट कितना 16,000 प्लस 100 प्लस 4,000, इट बिकम्स 20,000 100 20,100 एंड इफ़ वी लेस 900 एंड 1,200, तो हमारे पास आ जाता है ये 18,000। ये हमारा है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये सारे पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी पी को, एन को और एस को। किस रेशो में, जो इनका ओल्ड रेशो था 3:2:1। तो ये आ गया पी का 9,000, इसका आ गया 6,000, इसका आ गया 3,000। अब ये वाला प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो कितना कितना आया है, इसको मिले 9,000, इसको मिले 6,000 और इसको मिले 3,000। डन। और अब हम क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ध्यान रखिए, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स को सबसे पहले क्लोज कर दीजिए। तो रिटायर हो रहा है एन, तो एन को फिलहाल छोड़ो, पी की बात करते हैं। तो पी का ओपनिंग बैलेंस था 46,000, 6,000 उसको जनरल रिजर्व के मिले थे और 9,000 उसको प्रॉफिट के मिले हैं। तो उसका बैलेंस हो जाता है 61,000 टोटल, सॉरी। तो ये 61,000 में से अगर आप ये 14,000 को लेस कर देंगे
तो आपके पास बचेगा 47,000 बैलेंस CD। उसके बाद अगर हम S की बात करें, तो S का है 20,000, 2,000 एंड 3,000, ये हो गया 25,000। तो यहाँ भी हम लिख देंगे 25,000 और इसके डेबिट में कुछ नहीं है तो यहाँ भी आ जाएगा 25,000। अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें N रिटायर हो रहा है तो N को अमाउंट पे करना है। तो उसका अमाउंट निकलता है 30,000 प्लस 4,000 प्लस 14,000 एंड प्लस 6,000, तो उसका अमाउंट आता है 54,000। यहाँ भी आ जाता है 54,000। अब देखो N के डेबिट में कुछ नहीं है, यानी कि ये जो 54,000 का बैलेंस है ये हमें उसको पे करना है। अब क्वेश्चन कहता है कि देखो 54,000 का अमाउंट उसको अगर आपको पे करना है तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन बोलता है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, कि इस 54,000 में से आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो 26,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू नरेश लोन अकाउंट, कितना 26,000। तो अब आप बताइए अगर 26,000 उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया तो 54 में से अगर 26,000 चले जाते हैं तो उसका बैलेंस अभी भी कितना बचेगा 28,000। तो ये जो लोन अकाउंट अभी भी उसका रह जाएगा जो हमें पेमेंट करना है बाद में, ये हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। तो हम एसेट साइड में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इसको लिख लेंगे यहाँ पर नरेश लोन 26,000 डन। अब फिर उसके बाद लिखा है एंड बैलेंस बी पेड थ्रू चेक थ्रू बैंक, और जो उसका बैलेंस पेमेंट बचता है हमारे पास उसको हम पे कर देंगे बैंक से, कर देते हैं जी। लेकिन उससे पहले ये देखिए आपकी एसेट साइड में आपके बैंक में बैलेंस है कितना, आपके बैंक में बैलेंस है 7600। ठीक है, चलो पेमेंट तो करनी है तो पेमेंट कर देते पार्टनर्स कैपिटल को 28,000 की, ये हमने यहाँ पर लिख दिया टू बैंक 28,000 उसकी पेमेंट हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ने आगे बोला है कि अगर पैसा कम पड़ता है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, देखा ना, इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक। अब आप ये देखिए आपको बैंक के लोन की कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपने पे किया है इसको 28,000 और आपके पास बैंक में थे कितने 7600। तो अगर आप यहाँ पर लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2, आपका बैंक बैलेंस था 7600, आपको पे करने हैं पेड टू नरेश कितने 28,000। तो ये जो नेगेटिव अमाउंट आपका आएगा बैलेंस में 20,400, ये आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तभी तो आप पेमेंट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए लायबिलिटी साइड में बैंक लोन, यानी आपने बैंक से लोन लेकर उसको पेमेंट किया कितना 20,400। तो ये बैंक का अमाउंट भी ख़त्म हो गया, इसको भी काट दीजिए बस। अब आपको बस ये चेक करना है कि आपकी बची हुई चीज़ें आपकी एसेट में, आपकी लायबिलिटी में, यानी कि आपकी बैलेंस शीट में कितनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब ये आपका ये तो हो गया, इसको तो आपको बैलेंस शीट में अब नहीं लिखना, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल की ये जो बैलेंस है 47,000 एंड 25,000 ये आपको अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पार्टनर्स कैपिटल, और ये पार्टनर्स कैपिटल किसके हैं पी के और एस के। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी और ये एस। पी का अमाउंट है 47,000 और एस का है 25,000। तो दोनों का प्लस करने के बाद ये हो जाता है 72,000। अब फाइनली आपकी बैलेंस शीट पर हो आप। अब आपको बस ये चेक करना है कि आपकी बैलेंस शीट की क्या क्या आइटम आपकी बैलेंस शीट में पुरानी वाली में बची हुई हैं। तो यहाँ पर एक तो क्रेडिटर्स है 15,000 के, वो लिख लीजिए क्रेडिटर्स 15,000। उसके बाद में बिल्स पेबल है 12,000, वो लिख लीजिए। बिल्स पेबल 12,000 वो लिख लीजिए, वो मैंने लिख लिया। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2200 की, वो भी लिख लीजिए। टू 2200। और उसके अलावा सारी चीज़ें तो हम लिख चुके हैं, इधर एसेट साइड में भी सारी चीज़ें हमने लिख ली है। अब फाइनली आप अपनी बैलेंस शीट को
मैच कर लीजिए, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। 7200, 26,000, 20,400, 72,000, 15,000, 12,000 एंड 2200। ये आ रहा है आपका 154 800। फिर एसेट साइड देखते हैं यहाँ पर 96,000 प्लस 80,100 तो 5700 एंड 45,000। तो यहाँ पर भी आपका आ रहा है 154,800। तो ये होगी आपकी बैलेंस शीट मैच। तो हमने यहाँ पर सीखा है कि कंप्लीट क्वेश्चन जैसा आपके एग्जाम में आएगा तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको बनाने हैं फॉर्मेट्स, उसके बाद लिखना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसके बाद आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो बैलेंस शीट में दिए जाते हैं बट क्वेश्चन में बोला नहीं जाता करना क्या है, लेकिन आपको उसको खुद ही बांट देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट जो आपको दे रखे हैं उनको आप बांट दीजिए, उनको आप सोल्व आउट कर दीजिए, और लास्ट में आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कीजिए, क्लोज कीजिए, और फाइनली आप अपनी बैलेंस शीट को जो बचे हुए आइटम्स आपकी पुरानी वाली बैलेंस शीट में थे उनको लिख करके आप उसको क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कंप्लीट रिटायरमेंट का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, इसको फॉलो कीजिए। और आपके पास रिटायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में हैं या फिर आपकी जो बुक डीके गोयल है वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप बार बार सोल्व कीजिए एग्जाम के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हम आगे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।